तो हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। स्वागत करता हूं आपका द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, उम्मीद है हमारी बनाई हुई वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी आवाज़, मेरी कहानियों का लहजा आपको पसंद में आ रहा होगा। आज एक ऐसी ही कहानी मॉडर्न रिलेशनशिप के तौर पर लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसके रचयिता हमारे कुलदीप भैया ही हैं। तो उम्मीद है ये कहानी भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। मेरी उम्र 23 साल है। सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। असल में संघर्ष, समझौता, त्याग, ये सब 23 का होते होते बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। पिताजी एक किताब की दुकान पर काम करते थे, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चल पाता था। अलबत्ता जिम्मेदारियों का बोझ खिलौने उठाने से पहले ही पल्ले पड़ गया था। 3 महीने पहले ही माँ और पिताजी एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। अब घर में सिर्फ मैं अकेला था। घर में ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन मुश्किलों से लड़कर रोज एक दिन मेरी ज़िंदगी से निकल जाता था। पिताजी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने भाइयों को दे दी थी। उनके लिए वो थोड़ी बहुत ज़मीन कोई मायने नहीं रखती थी। माँ से कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन पिताजी ने हमेशा एक ही बात कही कि दुनिया, रुपया, पैसा, ज़मीन जायदाद के लिए मर कट रही है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बेटे का दुश्मन बने। वो ज़मीन ना लेकर मैं अपने बेटे के लिए एक छोटी सी आज़ादी ले रहा हूँ। कम से कम अब तो उससे कोई दुश्मनी नहीं करेगा। कुछ देर माँ की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने इसे इतनी मेहनत से पढ़ाया है और मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत इसने खुद की है। इसलिए वो मुट्ठी भर ज़मीन नहीं है, मुझे पूरा आसमान चाहिए। ये पूरा आसमान लेने के लिए बना है। पता ही नहीं चला कब पिताजी मुझे बेहतर इंसान बनाकर चले गए। पिताजी ने मेरे लिए हिम्मत और तजुर्बा एक संदूक में छोड़ा था। पिताजी की सीख मैंने गांठ बांध ली थी। वो कह गए थे कि फरेब खाना सीख लेना, मगर फरेब करना मत सीखना। मैंने तस्वीर से ही माँ और पिताजी का आशीर्वाद लिया और अपने काम पर निकल गया। सब माता पिता अपनी औलाद के लिए संस्कार ही तो छोड़ कर जाते हैं, लेकिन आज के कलयुग में 16 संस्कार से ज़्यादा एक 17वां संस्कार चलन में है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। आजकल मान मर्यादा की, रिश्ता, भावनाओं की धज्जियां उड़ाकर उनका अंतिम संस्कार ही तो करते हैं सब। पुराने जमाने में लोगों में 36 गुण हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आती गई है, लोगों में एक नया गुण विकसित हो गया है, जो आज अवगुण से प्रचलित है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, धर्मात्मा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। आज काम पर जाते वक्त एक अजीब सी हलचल मन में थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। वो नीले रंग से रंगा हुआ घर, जिस घर से मेरा रिश्ता पिछले 5 सालों से अटका था। वो नीला घर मोनिका का था, जो मेरी ही हम उम्र थी। सरकारी नौकरी की तरह बहुत ही उलझी हुई पहेली थी। शायद इन 5 सालों में मैं चाहता तो 5 लड़कियों से चक्कर चला लेता, लेकिन मोनिका पहली नज़र में ही मेरे दिल में समा गई थी। अब तो कोशिशें बस उस तक पहुंचने की होती थी। पिछले 5 सालों में मैंने 50 बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कभी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली तो कभी गुस्से में प्रतिक्रिया आई। असल में मोनिका हाई प्रोफाइल फैमिली से थी। मेरे जैसा इंसान उसकी रोज़मर्रा की आदतों को अभी नहीं झेल सकता था। अभी पिछले रविवार को ही मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती। मुझे आज़ादी पसंद है और फिर तुम्हारे महीने भर का खर्च मेरे लिए एक दिन भी नहीं चलेगा। इसलिए संभल जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। शायद उस वक्त कुछ ना बोलना ही बेहतर था। और उसने सच ही तो कहा था। मुझे अपनी हद मालूम रहनी चाहिए थी ना, लेकिन ये रिश्ते, ये जो दिल का भाव है, ये हर बार बगावत कर देता है। वो जब मेरे सामने आ जाती, मैं सब कुछ भूल जाता था। मैं मोनिका के घर को देख रहा था, सोच रहा था कि शायद अभी छज्जे पर दिख जाएगी, तभी फ़ोन बज उठा। मेघा का फ़ोन था। उसने बताया कि आज काम की छुट्टी है, सर की बीवी का जन्मदिन है, इसलिए आज दुकान नहीं खोलेंगे। मैं घर वापस आ गया। मैं रवि को फ़ोन किया। रवि मोनिका का पड़ोसी था। मेरी अच्छी दोस्ती थी रवि से, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे ये नहीं बताया कि मैं मोनिका को पसंद करता हूँ। हिम्मत ही नहीं थी।
क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाता। रवि आधे घंटे में घर आया और हम लोग पढ़ने लगे, लेकिन पढ़ाई से ध्यान बार बार हट कर मोनिका के ख्यालों में चला जाता। फिर आज बातों बातों में मैंने रवि को सब बता दिया। मैंने बता दिया कि मैं मोनिका को बहुत चाहता हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो। रवि मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, भाई क्यों हंस रहा है? रवि ने कहना शुरू कर दिया, यार तू शक्ल पे मत जा। मोनिका का दिन और रात सब एक जैसा है। ना घर आने का वक्त है, ना घर से जाने का वक्त है। पब और बार उसके रोज के काम हैं। 3 बॉयफ्रेंड है उसके। मैं अवाक था। जो सुना उस पर भरोसा करना मुश्किल था। रवि ने फिर कहा, तो शायद यकीन ना करे, लेकिन ये एकदम सच है और दिखने में जितनी अच्छी है उतनी ही अंदर से खराब भी है। वो दिखने में ठीक ठाक है, खूबसूरत है, लेकिन पसंद करने के लिए उसमें बातें बहुत कम हैं। मैं थोड़ा विचलित हो गया। उस दिन के बाद से मैं मोनिका को लेकर संजीदा हो गया। मुझे लगा कि शायद रवि मुझसे झूठ कह रहा था। वो लगती नहीं थी कि वो ऐसी होगी। फिर अगले ही पल सोचा कि बॉयफ्रेंड हैं तो बने रहे। जरूरी थोड़े है कि हर बात का एक ही मतलब निकले। दोस्ती एक अलग मुकाम है। दोस्ती प्यार से कहीं ज्यादा पवित्र है। मैंने ये बात समझी थी कि राधिका कन्हैया के लिए रोई थी और कन्हैया सुदामा के लिए। फिर दोस्ती तो दोस्ती, लड़कों से हो या लड़कियों से हो, अपनी उम्र से कम से हो या अपनी उम्र से ज़्यादा वाले से हो, दोस्ती बस सच्चाई देखती है, ईमानदारी देखती है, अपनेपन का भाव देखती है। न चाहते हुए भी मैंने मोनिका की निगरानी करने की सोची। शायद ये गलत बात थी, लेकिन अगर मन में संशय हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। 4 महीनों तक निगरानी के बाद रवि की कही हुई एक एक बात सच होने लगी। मैं मोनिका से प्यार तो अब भी करता था, लेकिन कुछ था जो मेरे मन में संशय पैदा करता था। एक लड़के के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। जवानी का जोश का अंदाजा तब हुआ जब उसको प्रेग्नेंट हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका था। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा सकता था, बच्चा पैदा करने का। हालांकि ये बात सिर्फ उसके और लड़के की फैमिली वालों को पता थी। मुझे ये सब तब पता नहीं था, और अगर मुझे ये उस वक्त ही पता चल जाता तो ये कहानी अधूरी रह जाती। मैं अपने प्यार के लिए जासूस तो बना, लेकिन जासूस के साथ उसका वकील भी बना। मेरे हिसाब से मोनिका अब भी गलत नहीं थी। शायद अब भी चीजें सुधारी जा सकती थी। वो प्यार ही क्या जो सही और गलत के बीच उलझ जाए। और बड़े शहरों में तो पेट के साथ साथ भावनाओं पर भी चर्बी बढ़ जाती है। जितना बड़ा शहर उतने ही ज्यादा बेदिल वहां के लोग होते हैं। इससे तो हमारा गांव अच्छा था, हमारा छोटा शहर ही ठीक था। कम से कम वहां अभी लिव इन रिलेशनशिप का भूत तो नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से दुनिया चल रही है, शायद ये लिव इन रिलेशनशिप छोटे शहरों में पहुंचने वाला था। मोनिका जिसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसका नाम विजय था। दोनों के परिवार वालों को जब ये बात पता चली, लिहाजा उन दोनों की शादी कराने की सोची। शादी से पहले ही ऐसी हरकत ने उनकी इंसानियत को कहीं ज्यादा गरीब बना दिया था। विजय का कोई भाई नहीं था, बस 2 बहनें थी, जिसमें से एक की शादी हो चुकी थी और एक फिनलैंड में पढ़ाई कर रही थी। विजय को बहनों के हिस्से से भी ज्यादा प्यार मिला था। शायद इसीलिए विजय की इस हरकत को उसके माँ बाप ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आखिरकार मोनिका की डिलीवरी का वक्त आ गया। उसने उसी घर में एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जहां वो विजय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। लेकिन विजय और उसके परिवार वालों को बेटी मंजूर नहीं थी। विजय ने अपना रंग दिखाते हुए कहा कि अगर मेरे साथ रहना हो तो इस बच्चे को अभी कहीं छोड़कर आ जाओ। हमें घर का वारिस चाहिए था, बेटा चाहिए था। जब बेटा ही नहीं हुआ तो फिर शादी करके क्या करूंगा? अगर बेटी पालनी है तो बिना शादी के तुम खुद पालो। अगर मेरे साथ रहना है तो इसे अभी और इसी वक्त छोड़ कर आओ, कहीं सुनसान जगह पर। कहीं भी लेके जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो भी फैसला लेना है अभी लो, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। मोनिका सिहर उठी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि विजय कभी ऐसा निकलेगा। उसके सामने एक अंतहीन अंधेरा छा गया था। मोनिका चाहे कैसे भी लड़की हो, लेकिन वो स्वाभिमानी थी। शायद नए रंगों की दुनिया से वो खुद की चमक को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। मोनिका ने अपनी आंख में आंसू छुपा लिए और बोझिल कदमों से विजय के घर से निकल चली। उसके कदम जहां चले
वो वहाँ चलती गई। सामने उसका नीला घर था। अक्टूबर की हल्की सर्द रात थी। वक्त कोई 2 बजे का रहा होगा। उसने घंटी बजाई। 5-6 बार घंटी बजी। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। उसके पापा उसकी माँ के पीछे दरवाजे पर आए। उसके हाथ में नन्ही बच्ची देखकर माजरा समझते देर नहीं लगी। मोनिका से उसके पापा ने 2 टूक कहा, अगर घर में आना है तो इस पाप को बाहर छोड़कर आओ, वरना आज और अभी से इस घर को भूल जाओ। तुम्हारी अय्याशी की वजह से अपनी इज्जत पहले ही धूमिल कर चुका हूं। अब दोबारा से बदनाम नहीं होना चाहता। एक बदनाम लड़की का बाप नहीं बनना मुझे। मोनिका ने बिना कुछ कहे अपनी बेटी अपनी माँ को दी और घर के अंदर जाते हुए बोली, मैं आखिरी बार इस घर में अपना कुछ सामान लेने आई हूँ। वो मेरी बेटी है, ऐसे कैसे उसको कहीं भी छोड़ दूँ? आप लोगों की तरह खुदगर्ज नहीं हूं मैं। अपने कमरे में जाकर उसने नींद की गोली की डब्बी अपने हाथों में ली और कमरे से बाहर आई। अपनी बेटी को गोद में लिया और बोली, मुझ पे आप लोगों का गुस्सा जायज़ था और जायज़ भी है, लेकिन इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? इसने तो अभी अभी बस आंखें खोली है। मैं कैसे इसे मुसीबत में छोड़ दूं? शायद रिश्तों में लगी इन 2 ठोकरों ने मोनिका के मातृत्व के भाव को जगा दिया था। वो बेजान सी पड़ गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। सुबह के 4 बज चुके थे। मोनिका अपनी बेटी को लेकर पास ही एक मजार के पास जाकर बैठ गई। एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। इस वक्त मोनिका को शायद ये पेड़ ही अपना लगा होगा। मोनिका जानती थी कि सुबह 5-6 बजे ये रास्ता थोड़ा खुल जाता है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती। कोई इक्का दुक्का विरले ही उस छोटे से रास्ते पर आते जाते थे। पैदल जाने के लिए ठीक था, लेकिन रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। उसने अपनी बेटी को दूध पिलाया और अपनी गोदी में बेदर्द दुनिया से छिपा लिया। जब वो सो गई तब मोनिका ने वो डिब्बी निकाली और सारी गोलियां निगल ली। अपनी आंखें बंद कर गई, बैठ गई। और मुझे आज रात भर बहुत बेचैनी होती रही। पूरी रात करवटें बदल बदल कर बीती। सुबह के 4:30 बज चुके थे और बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। मैं उठा और घूमने निकल पड़ा। मैं अक्सर मज़ार वाले रास्ते से होकर गुजरता था। थोड़ा सुकून महसूस होता था उस रास्ते पर। मैं अपनी धुन में जा रहा था कि अचानक मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई बच्चा रो रहा था। मैं चौंक गया। मैं हिम्मत करके आवाज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। पास जाकर देखा तो नीली साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में कोई बच्चा था। मैंने उसको कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे हाथ की उंगलियों से उसका पल्लू छिटक गया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसके चेहरे की तरफ लगा दी। मैं आवाक खड़ा रह गया। मैंने उसको हिलाकर जगाना चाहा तो उसके पास से वो गोलियों की डिबिया लुढ़कती हुई मज़ार के पत्थर के पास जाकर रुक गई। मैंने डिब्बी को उठाया तो देखा नींद की गोलियों की डिब्बी थी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत मेघा को फ़ोन किया। मेघा मेरे घर के पास ही रहती थी और सबसे खास बात, इस वक्त वही मदद के लिए सही इंसान थे। मेघा 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ गई। मेरे पास उसको समझाने के लिए वक्त नहीं था। मैंने उस बच्ची को उसको दिया, एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और खुद मोनिका को अपनी बाहों में लेकर हाईवे की तरफ चल दिया। 1 घंटे के बाद मोनिका हॉस्पिटल में थी, लेकिन हालत अभी बहुत नाजुक थी। डॉक्टर अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद डॉक्टर बोले, अभी खतरे से बाहर है, लेकिन होश आने में वक्त लगेगा। 5-6 घंटे हो चुके थे। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। मोनिका को होश आ गया था। धीरे धीरे वो होश में आई और मुझे अपने सामने खड़ा देखकर बोली, तुम यहाँ पर कैसे? मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ मुझे कौन लेकर आया? वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोली कि मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? मैंने मोनिका को चुप कराया और मेघा को अंदर बुलाया। मोनिका की बेटी मोनिका को सौंप दी। उसकी आंखों से आंसू किसी मोतियों की बिखरती माला की तरह बहते चले आए। मोनिका से मैंने हिम्मत करके सब पूछ ही लिया कि कैसे वो उस मज़ार के पास पहुंची और ये सब क्यों कर बैठी। सवाल तो बहुत से थे, लेकिन जवाब शायद मिलना आसान नहीं था। वो अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाते हुए बोले कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती। कुछ देर खामोश रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं।
सबने ठुकरा दिया, अपनों से सौतेले से भी बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने बिना किसी रिश्ते के मेरी जान बचाई। यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। मैंने मोनिका की बेटी को हाथ में लिया, उसे थोड़ा खिलाया और वापस मोनिका को दे दिया। लेकिन उसकी बेटी मेरी उंगलियों को इतना कस के पकड़ चुकी थी, कहने को नन्ही सी जान थी, लेकिन मेरी उंगली को ऐसे पकड़ के रखा था मानो जैसे मुझसे कहना चाह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। हम तीनों ये देखकर हैरान थे। मैंने उसके हाथ से अपनी उंगली छुड़ा तो ली, लेकिन वो रोने लगी। मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने मोनिका की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोला कि जो हुआ सो बीत गया, अब आगे बढ़ो। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कभी सोचा है अपने बारे में? अपने बारे में नहीं तो कम से कम इसके बारे में तो सोचा होता। फिर मुझे लगा कि यह शायद उसका साथ देने का वक्त है। मैंने फिर मोनिका की तरफ देखा और कहा कि मेरा एहसान चुकाने का एक तरीका है। उसने पूछा क्या तरीका है? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा कि बस तुम मेरी 1 महीने की तनख्वाह में घर संभाल लेना। मोनिका एकटक मुझे निहारे जा रही थी। वो कुछ भी नहीं बोली, बस मुझे देखती रही, कुछ सोचती रही। फिर अपने चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मुझे पहले लगता था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। तुम्हारा प्यार ठुकराया था, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने एक हाथ से उसका हाथ कस के थाम लिया और फिर कुछ कहती उससे पहले मैंने अपनी उंगली उसके मुंह पर रख दी और उसको चुप कराते हुए बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरा प्यार निश्चल है। मेरे मन में या मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे 1 महीने की तनख्वाह में घर चला पाओगी? मोनिका समझ चुकी थी कि जिंदगी में सच्चा प्यार कितना मायने रखता है। एक ईमानदार हमसफर की क्या अहमियत होती है। मोनिका उठी, अपनी बेटी मुझे दी और मुझे कसकर गले लगाकर रोने लगी और फिर मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली कि यह जिंदगी तुम्हारी दी हुई है, तुम्हें मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तुम जैसा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता और शायद किसी और दुनिया में नहीं मिल सकता। फिर मेरे सीने पर अपना सर रखकर बोली, हाँ मैं कोशिश करूँगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने राय अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे थे कहानियों का भूचाल। राधे राधे।